वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी जर्नल सेलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं आप, कि प्रॉपर जर्नल अपनी रिसर्च के लिए कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आज इसके बारे में बताऊंगा। तो एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जर्नल्स के अंदर कि कुछ जर्नल जो से होते हैं वो ओपन एक्सेस होते हैं। ओपन एक्सेस का मतलब यह होता है कि उनमें जो पेपर पब्लिश होते हैं वो आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई पेड नहीं होते पेपर वो, और इजीली आप हर जगह से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ओपन एक्सेस यानी ना दो किस्म की होती है। एक तो यानी जनरली ओपन एक्सेस है कि उसमें यानी जो पेपर पब्लिश होगा उसके सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ जर्नल ऐसे है ये सर्विस देते हैं ओपन एक्सेस की कि वो होते तो पेड है। ठीक है। तो ओपन एक्सेस अगर कोई यानी जैसे ऑथर है, फर्स्ट ऑथर, वो चाहता है कि मेरा यानी पेपर जहाँ भी कोई डाउनलोड करना चाहे कर सके, तो वो यानी ओपन एक्सेस के पैसे देता है जनरल वालों को, और जनरल वाले उसका पेपर ओपन एक्सेस यानी जहाँ भी कोई डाउनलोड करना चाहे कर सकता है, वैसे कर देते हैं। तो कुछ जनरल यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी सर्विस देते हैं, और फुल जनरल यानी ओपन एक्सेस के पैसे लेकर ऑथर से, जो फर्स्ट ऑथर है या कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर है, उसे लेकर फिर उसको ओपन एक्सेस कर देते हैं। हर जर्नल के अंदर कुछ ना कुछ यानी पेपर ओपन एक्सेस वाले होते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इवन जो पेड जर्नल भी हैं उनके भी कुछ पेपर्स ओपन एक्सेस वाले होंगे। ठीक है। तो जर्नल यानी जिसमें आप अपनी रिसर्च पब्लिश करवाते हैं, जो रिसर्च डाटा है या आपने कोई नई डिस्कवरी की है, तो कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जिसमें रिव्यू आर्टिकल भी पब्लिश हो जाते हैं, और कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जिसमें रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं। ठीक है। बाद जर्नल दोनों को सपोर्ट करते हैं कि रिव्यू आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं और रिसर्च आर्टिकल भी करते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है, ये मैं बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो फर्दर अब चलते हैं। कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आपने जब भी जर्नल सेलेक्ट करना है अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए, ठीक है, तो आपने कैसे यानी जर्नल को देखना है कि ये वाकई SCI इंडेक्स है, ठीक है, और या HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी वेबसाइट है फूड साइंस यूनिवर्स, उसके ऊपर भी यानी ये लिस्ट दी हुई है मैंने ना, मैं हर साल यानी अपडेट करता हूँ। जब भी नई लिस्ट आती है साइंस साइटेशन इंडेक्स की तो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और HEC की वेबसाइट पे बताता हूँ मैं कैसे यानी आप चेक कर सकते हैं कि ये जर्नल HEC रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है। जितने भी प्रेफरेबल जर्नल है वो सारे यानी ना SCI इंडेक्स में यहाँ से आप मास्टर लिंक से चेक कर सकते हैं। ठीक है। और जो HEC रिकॉग्नाइज्ड है उसमें यह है कि वो जर्नल यानी उनका प्रेफरेबल तो नहीं होता, लेकिन HEC ने यानी उनकी रैंकिंग की होती है कि ये X कैटेगरी में, ये Y में है। ठीक है। ये और जो W वाले होते हैं वो सारे इम्परफेक्ट वाले होते हैं। ठीक है। तो अभी मैं बता दूं आपको कि आप लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जर्नल वाकई मास्टर लिस्ट में है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के दो तरीके हैं, मैं अपनी वेबसाइट में खोल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इससे भी देखना आसान हो जाए। ये मैंने वेबसाइट खोल ली है, ये भी खुल जाएगी, आपके सामने खुल गई है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, ये मैं दिखा देता हूँ, ये नीचे आए आप, यहाँ पे जर्नल की मैंने लिस्ट दी हुई है, यहाँ से ओपन करें आप। ठीक है। तो क्योंकि मेरा मेजर फूड साइंटिस्ट यानी मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, तो उसकी वजह से ये फूड साइंस से रेलिवेंट जितने भी जर्नल्स हैं जो SCI इंडेक्स में है यहाँ पे लिस्ट है, और ये ओवरऑल जितने भी जर्नल्स हैं जो 2019 में लिस्ट आई है, 2018 की रैंकिंग जो हुई है पिछले 2 सालों की ना, तो उसकी बेस पे जो लिस्ट आई है 2019 में, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये सारी लिस्ट है। तो इसमें सर्च करने का तरीका है कि आप यहाँ पे Ctrl+F दबाए और यहाँ पे जर्नल का नाम लिखे। तो जैसे आप लिखते हैं जर्नल ऑफ फूड साइंस, ठीक है। अभी देखिए जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, मैं इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अगर आपको एग्जैक्ट नाम पता है तो आप वो भी लिख के सर्च कर सकते हैं, एग्जैक्ट वही आ जाएगा। ठीक है। नहीं तो आपको जो ज़हन में है वो लिखेंगे। जैसे जर्नल ऑफ फूड साइंस एक जर्नल है तो ये इस लिस्ट में है। ठीक है। तो ये लिस्ट मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है। और ये जो से ऊपर लिस्ट है ये फूड साइंस से जितने भी जर्नल्स है वो मैंने यहाँ पे दिए हुए। तो इसमें PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, सर्च करना है कोई जर्नल यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाना है, जैसे ये पहला जर्नल है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे चले जाए। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिंक्स भी दिए हुए वेबसाइट के ना, तो जो फूड साइंटिस्ट है या फूड साइंस पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ से मेरी ये जितने फूड साइंस के रेलिवेंट जर्नल है सारे मैंने यहाँ पे दिए हुए। ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि लिस्ट से आप चेक कर ले कि आपका जो जर्नल आप जिसमें पब्लिश करना चाह रहे हैं इस लिस्ट में है कि नहीं। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो उसका मतलब है वो आपका कहीं भी कंसिडर नहीं होगा पेपर ना, तो वो कराने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप यानी जैसे ये
मैं दिखा देता हूँ आपको। आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये से क्लैरीवेट एनालिसिस एनालिटिकल यानी ना ये इनकी वेबसाइट है। आप जाके वहाँ पे भी डायरेक्ट चेक करते हैं। गूगल पे जाए, गूगल पे सर्च करें, ठीक हो गया, ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। पहले थॉमसन रॉयटर्स के नाम से मशहूर थी, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, ये क्लैरीवेट कर दिया इसका ना। तो यहाँ से भी आप जर्नल को यानी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका यानी सिंपल है कि आप जाए या तो यानी इसका प्रॉपर वो जर्नल वाला खोल लें, मैं बता देता हूँ। वो गूगल में जाकर ना दोबारा यानी आप लिख दें जर्नल लिस्ट ये 2019, ठीक हो गया, ये खोल लेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ये भी खुल जाएगी आपको सामने। तो ये देख सकते हैं आपको सामने खुल गया, बल्कि ये भी नहीं है, एक मैं और चेक कर लूँ ज़रा ताकि प्रॉपर लिंक आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ से आप ये अगर कॉपी कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कॉपी करें पूरा और यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसके बाद एंटर करें, ये जनरल सर्च यहाँ से आप क्लिक करें। ये आप देखिए इसका प्लेटफॉर्म खुल गया सर्च करने का। कोई भी आपने जनरल सेलेक्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप उसका फुल नेम लिख दें जनरल का, या फिर आप उसका ISN नंबर लिख दीजिए। जैसे मैं मिसाल के मैंने वेबसाइट खोल लिया, इसका ये लिखा हुआ है ISN, ठीक है, ये हर जनरल की वेबसाइट पे होता है। ये कॉपी करें, यहाँ पे सेलेक्ट करें ISN और यहाँ पेस्ट कर दें। ये मास्टर लिस्ट यहाँ नीचे मास्टर लिस्ट सेलेक्ट करना है आपने और एंटर करना है। अब देखिए ये जनरल यानी इसका मतलब है ये प्रॉपर जनरल है, इसका इम्परफेक्टर है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट में ये आ रहा है, ठीक है। इससे भी सर्च करते हैं, या फिर आप इसका टाइटल लिख दें। जैसे इसका टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको ना। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये किसी भी जनरल का टाइटल अगर आपके पास है कॉपी करें और इसमें लिख दें, पेस्ट कर दें और यहाँ पे फुल जनरल नेम, ठीक है, सर्च कर लें, ठीक है। आप ये भी आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि आप ISSN इससे यानी सर्च करें, क्योंकि ये हर जनरल का डिफरेंट है और इसलिए इजीली सर्च भी हो जाता है। बाद दफ़ा नहीं स्पेलिंग लिखने में गलती हो जाती है, या किसी ने एंड बड़ा लिखा होता है छोटा लिखा होता है, बाद दफ़ा सर्च नहीं करता। लेकिन अगर ISSN से आप सर्च करेंगे किसी जनरल की वेबसाइट पर जाकर उसका ये कॉपी करे और यहाँ पे पेस्ट कर दे तो आपको जनरल की डिटेल आ जाएगी। अगर इसकी लिस्ट में आ गया ये इसका मतलब है ये SCI इंडेक्स है, ठीक है। इसमें आप यानी आंखें बंद करके यानी अपना पेपर सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यूँ आप यानी जनरल को वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने दो तरीके बता दिए, एक तो मेरी वेबसाइट पे भी लिस्ट दी हुई है, या फिर आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाकर जैसे मैंने बताया ये क्लैरीवेट एनालिटिक, ठीक है, एनालिसिस यानी एनालिटिक्स यानी इस पे जाके आप डायरेक्ट यानी सर्च कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये दो तरीके हो गए। इसके बाद यानी जो HEC की वेबसाइट है इस पे आपने कैसे सर्च करना है कि जो HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है। सिंपल, आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे गए आप, यहाँ पे आपने लिखना है HEC लिखा मैंने, उसके बाद आपने HEC पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद सर्च में लिख देना आपने HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स, ठीक है, HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स। ये आपके सामने, ये आपने पहले यहाँ पे क्लिक करना है। ये सारे यानी जितने भी डिपार्टमेंट यानी आपके है यानी एग्रीकल्चर के, अगर आपका डिपार्टमेंट वहाँ ये चेक कर ले। अगर आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो हमारा जो एग्रीकल्चर यानी इस पर हम क्लिक करता हूँ। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेवेंट जितने भी जर्नल है उसकी सारी लिस्ट आ गई है, डिटेल आ गई है सारी कि कौन सी कैटेगरीज में है। तो यूँ आप HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल को भी सर्च करके उसमें पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, ठीक है। W का मतलब कैटेगरी का मतलब है ये इम्परफेक्ट वाला जर्नल है, ठीक है। बाकी यानी कुछ कैटेगरीज है, X कैटेगरीज है, Y कैटेगरी सबसे लो कैटेगरी है, X उससे अबव है और W इम्परफेक्ट वाली आ जाती है, ठीक है। तो यूँ HEC की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं कि HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है कि नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपने पेपर पब्लिश करना है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि SCI इंडेक्स है कि नहीं है, ठीक है। साइंस साइटेशन इंडेक्स इस जर्नल मास्टर लिस्ट में यानी ये जर्नल है कि नहीं है जिसमें आप पेपर सबमिट करवा रहे हैं। और मेरी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पे जाकर क्लैरीवेट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने देखना है कि HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल जो पाकिस्तान के जर्नल है, अगर HEC रिकॉग्नाइज्ड नहीं है
तो आप कभी भी उसमें पेपर सबमिट ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहीं भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, ना आपकी सर्विस के अंदर, ना प्रमोशन में, और ना कहीं पे। तो इसलिए यानी कोशिश करें कि पहले चेक कर ले अच्छी तरह, तसल्ली कर ले, उसके बाद आप पेपर पब्लिश करें। ठीक हो गया। और ये यानी लिस्ट मैंने अपनी वेबसाइट पे भी दी हुई है, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी जर्नल्स की यानी मैंने लिस्ट दी हुई है फूड साइंस के रेलिवेंट ना, तो अब इजीली आप अगर फूड साइंस का पेपर पब्लिश करना है, इनमें से आप सेलेक्ट कर ले। इन पे फैक्टर भी लिखे हुए हैं, तो जिस कैटेगरी का पेपर है आप, जैसे ये लोवेस्ट सबसे यानी मैंने एंड पे दिया हुआ है, तो जो भी आप समझते हैं कि मेरा काम इससे रेलिवेंट है तो आप इसमें करवा सकते हैं। मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने जर्नल को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब दूसरा, सेलेक्ट जर्नल रेलिवेंट टू योर टॉपिक। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका डेयरी के लिहाज से आपने काम किया, तो कोशिश करें कि आप डेयरी का कोई जर्नल सेलेक्ट करें। ठीक हो गया, आप डेयरी का जर्नल कोई सिलेक्ट करें। जैसे डेयरी के काफ़ी जर्नल आ गए, मैं इसमें से आप खोल लेता हूँ, एक मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरी रिसर्च डेयरी की है, तो मैं डेयरी जर्नल सेलेक्ट करूँगा। कोशिश करें कि जो रेलिवेंट आपका टॉपिक हो, जो रिसर्च हो, उसके रेलिवेंट ही जर्नल आप सेलेक्ट करें। ठीक हो गया। जैसे एक जर्नल है आपके सामने, ये ठीक हो गया, ये देखें, इसमें फैक्टर भी दे रहा है 2018 का 3.082। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जर्नल कैसे सिलेक्ट करना है कि जो आपकी रिसर्च है, तो एक तो तरीका हो गया कि आपका जर्नल उसी नाम से हो। डेयरी का काम है तो डेयरी वाले जर्नल सर्च कर लें। ठीक है, अगर मीट का काम है मीट वाले जर्नल सेलेक्ट कर लें। अगर आपका बेवरेजेस का ऐसे हो, आप प्रिजर्वेशन वाले चेक कर लें, प्रोसेसिंग वाले चेक कर लें। तो ये काफ़ी यानी लिस्ट है, मैंने दी अपनी वेबसाइट पे ना, तो आप इजीली यानी वहाँ से चेक कर सकते हैं। नहीं तो ये लिस्ट जो कंप्लीट मैंने आपको बताया था, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि इस जर्नल का यानी स्कोप क्या है, इसमें किस किस्म के पेपर यानी ये पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यानी एक होती है ऑथर गाइड। ठीक है, ये आप खोल लें, इसमें सारी डिटेल दी होती है। ठीक है, यानी जो आपने पेपर यानी फॉर्मेट कैसे बनाना है, सारा कुछ, साइंटिफिक सेक्शन इन द जर्नल, ये सारा कुछ दिया हुआ है ना। तो ये भी कर सकते हैं, मैं और भी बताता हूँ क्योंकि ये डिफरेंट है थोड़ा सा। तो अक्सर जर्नल एल्सफेयर में होते हैं, मैं एल्सफेयर का भी आपको एक बता दूँ। जैसे ये जर्नल है एक एल्सफेयर वालों का ना, बल्कि ये भी यानी ये विले वालों का, तो ये भी अच्छे होते हैं। विले वाले एल्सफेयर वाले जर्नल उनसे ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी होते हैं, और इनको एफ भी जल्दी मिल जाता है, इन पे फैक्टर भी इनके अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसके अबाउट के अंदर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ओवरव्यू दे सकते हैं इसका कि जर्नल में क्या क्या नहीं पब्लिश करवा सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके, एक तो आप उसके यानी ना अबाउट देख रहे जर्नल में क्या क्या चीज़ें, यानी एम स्कोप, यानी इसमें लाजमी पड़े यानी ना हर जर्नल के अंदर यानी अवेलेबल होता है एम एंड स्कोप, कि किस किस्म का स्कोप यानी इसका है। ठीक है, जैसे आप ये कह रहा है कि, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इट हैज पब्लिश, ये सारा बताया हुआ इसने, कवरेज ऑफ नैरो डिफाइंड टॉपिक ऑन एनी फूड साइंस और फूड सेफ्टी एस्पेक्ट, इंक्लूड न्यूट्रिशन भी आ जाती है इसमें, इंजीनियरिंग भी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है, सेंसरी इवोल्यूशन भी आ जाती है, फिजियोलॉजी भी आ जाती है। तो ये लाजमी यानी हर जर्नल के अंदर यानी एम्स एंड स्कोप होता है, ये लाजमी पड़े आप। अगर तो आप समझते हैं कि मेरा काम यानी इससे रेलिवेंट है, तो आप वो जर्नल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि आप उसके स्कोप में चले जाए। अब मैं कोई यानी आपको एल्सवेयर वाला भी खोल कर दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका होगा कि आपने जर्नल कैसे सेलेक्ट करना है, ये मैं अभी खोल के बता देता हूँ आपको। कोई एल्सफेयर वाला मुझे अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा उसका भी, यानी कोई अक्सर जर्नल एल्सफेयर पे है, तो ये बल्कि ये एल्सफेयर वाला मिल गया मुझे, ताकि उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाए। ठीक हो गया, अब ये खुल गया। इसमें सिंपल होता है कि आप ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से रीड मोड करें। अब ये सारा इसने बताया हुआ है कि ये जर्नल किस किस्म के टॉपिक को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और बाद बार लिखा होता है कि हम ये टॉपिक एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे जर्नल में, यानी अगर आप पढ़ेगा ना एम स्कोप, तो बाद में ये भी लिखा होता है कि हम ये इस तरह का काम पब्लिश नहीं करते, तो आप काइंडली ना भेजें। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे फूड साइंस है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, टॉपिक न्यू एंड नोवेल रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो आप देखिए मेरा काम इससे रेलिवेंट है कि नहीं। तो एम एंड स्कोप से जनरल के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो रिसर्च किया है, जो उसका एम एंड स्कोप है, उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो आपका टॉपिक रेलिवेंट नहीं है, तो कोशिश करें जनरल के अंदर पब्लिश उसके अंदर सबमिट ना करें, तो फोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा पेपर, या वो कह देगा आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, या रिसर्च यानी ना जो हमारा एरिया है, प्रायोरिटी एरिया, वो उससे रेलिवेंट नहीं है आपका टॉपिक, तो इसलिए आज से वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप इसको पढ़ लें।
ठीक है। ये यहाँ तो ये जनरल के अबाउट सेक्शन में होता है, जैसे एल्सवेयर के तो उनके तो सामने होता है बिल्कुल ना, जैसे वैली वाला मैंने खोला, जैसे अब इसका है तो इसका मैं भी चेक करा देता हूँ कि बाद जनरल का आपको पता नहीं चल रहा क्या है इसका ना, जैसे जनरल इन्फो अबाउट द जनरल लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लो। ठीक है, ये इधर आ गया, ये अबाउट द जनरल यानी हमेशा यानी इसमें देखे आप, इसमें हो जाता है। आप ये स्कोप दे रहा है जनरल ऑफ डेली साइंस, तो ठीक है, इसमें अब ये क्या कह रहा है, ये देख ले, बायोकेमिस्ट्री, ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ये सारे पढ़ ले। अगर आपका रेलिवेंट काम है इससे तो आप कर सकते हो। आप यानी अपने टॉपिक जो आपने रिसर्च की है उसको जनरल के एम एंड स्कोप से यानी रिलेट करे कि मेरा काम इसके रेलिवेंट है कि नहीं है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप उस जनरल में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसको आप देख लें कि वो कैसे यानी किस किस्म के आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ठीक है, अब ये लेटेस्ट इशू है, यहाँ पे ये देख ले आप, लेटेस्ट इशू देख ले आप ना। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से, जैसे अब ये टॉपिक आ गए तो आप देख ले कि अब इसमें किस किस्म का काम पब्लिश, बल्कि कोई पेपर भी डाउनलोड कर ले ताकि आपको ओवरऑल पेपर का भी देख ले कि इन्होंने पेपर में क्या क्या यानी पैरामीटर स्टडी किए हुए हैं, किस किस्म का काम किया हुआ है, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपका कोई भी यानी टॉपिक है जो इसमें पब्लिश हुआ हुआ है और आपका टॉपिक से रेलिवेंट है तो यूँ भी आप यानी सिलेक्ट कर सकते हैं जनरल आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें भी पब्लिश हुआ है वही टॉपिक, तो आपका भी वही टॉपिक है, उससे रेलिवेंट टॉपिक है, तो आप भी पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, ये दो तरह के तरीके हैं, एक तो एम्स एंड स्कोप पढ़ ले जनरल का कि वो क्या कह रहा है, और उसके जो आर्काइव है, जो लेटेस्ट उसका इशू है वो देख ले। लेटेस्ट यानी उसका 2 महीने पहले इशू कोई पब्लिश हुआ है या 4 महीने पहले हुआ है, जो विदन यानी ईयर जो इशू पब्लिश हुआ है वो देख ले आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ना अभी इसमें पेपर ये ऐसे पब्लिश हो रहे हैं। तो अगर आपका टॉपिक रेलिवेंट है तो आप भी वो जनरल सेलेक्ट कर ले। ठीक हो गया, तो ये मैंने 2 तरीके आपको बताए। ठीक है, कि आप उसके यानी आर्काइव देख ले, उसमें आर्टिकल स्टडी कर ले कि कैसा है, और उसका एम स्कोप देख ले। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज़ें होती है, ऐसे नहीं है कि आप किसी ने कहा कि जनरल में पब्लिश करवा दो, अगर आपका टॉपिक उससे रेलिवेंट नहीं है तो फ़ोन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने बता दिया आपको जनरल को सिलेक्ट कैसे करते हैं टॉपिक के मुताबिक ना अपने, तो 2 तरीके मैंने बता दिए। ठीक हो गया, अब यानी एक और चीज़ इसमें यानी मैं देख लो, ओपन जनरल वेबसाइट एंड चेक एम एन को। ठीक है, ये मैं बता दिया, मैं एम एन को आप चेक करें, और या आर्काइव उसकी चेक कर ले कि ऑलरेडी जो पब्लिश पेपर है उसको चेक कर ले। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आप रीड आउटर गाइडलाइन पढ़े, कि बाद में यानी ना उसमें फीस का लिखा होता है, बाद में तो जनरल की वेबसाइट पे लिखा होता है। जैसे मैं एक जैसे मैंने इसमें भी दिया, मैं देख लेता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, नहीं दिया, मैं सर्च करता हूँ, मैं एक जनरल दिखा देता हूँ आपको ना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये जनरल फ्री है या पेड है। एक एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक हो गया, एक जनरल एंड इसकी यानी फीस है, दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने खोला, ये खुल गया। ठीक हो गया, इसके ये एम स्कोप में है, इसके बाद आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, यूँ अलग हेडिंग दी होती है बाद में ना, या इसकी सारी उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि कितने पेपर पब्लिश करने के पैसे हैं। बाद दफ़ा ये अलग यानी हेडिंग दी होती है कि आर्टिकल, बाद दफ़ा यानी ये यानी इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स इसके अंदर भी दी होती है बाद दफ़ा ना, यानी एंड पे आप देखेंगे सबमिशन प्रोसेस क्या है इसका, तो कहीं ना कहीं वो लिखा होता है कि पेमेंट इतनी होगी। ठीक है, तो यूँ आप चेक कर सकते हैं ऐसे ना। तो मोस्टली जो इम्पेक्टर जनरल होते हैं मोस्टली फ्री भी होते हैं, लेकिन कुछ यानी जनरल जैसे अब जिसका इम्पेक्टर बहुत ज़्यादा है 4.5, लेकिन इसकी ये पेड है, इसको आपको यानी पे करना पड़ेगा, उसके बाद पब्लिश होगा पेपर आपका ना। ठीक हो गया, तो या तो बाज़ दफ़ा ना ये एंड पे कहीं लिखा होता है, जब ये सारी हेडिंग्स पढ़ेगी ना आप, कहीं ना कहीं यानी आपको जब प्रोसेसिंग स्टार्ट यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे ना कि पब्लिश कैसे होगा पेपर, वो सारा आप देख लेना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस जनरल में ये साइड पे उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे यहाँ से मिल गया। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बाद मैंने देखे है कि जिनके ऑथर गाइड के एंड पे लिखा होता है कि इतनी इसकी फीस है, और बाद में नहीं ज़्यादा हेडिंग्स के साथ लिखा होता है, तो ये आप चेक कर लें। ठीक है, नहीं तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप डायरेक्ट एडिटर को मेल करके भी यानी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी एडिटोरियल बोर्ड में जाए आप, जैसे ईमेल लिखी हुई है इसकी ना, तो आप डायरेक्ट इसको मेल करके एडिटर को पूछ ले कि इसकी यानी
फीस, या किसी को भी करके एसोसिएट एडिटर को करके पूछ ले कि आपके जर्नल में अगर पेपर पब्लिश करे तो उसकी कितनी फीस है, तो ये डायरेक्ट भी बता देते हैं आपको ना। अगर आपको नहीं मिल रही, कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, कितना चार्जेस है आपने पता करना है, ठीक है। बाद अगर जिसके चार्जेस होते हैं उन्होंने हेडिंग्स दी होती है कि इसके आर्टिकल के चार्जेस इतने हैं, या उसके इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स के अंदर लिखा होता है। अगर नहीं मिल रहा आपको तो आप ईमेल करके भी इसको पूछ सकते हैं। तो यूँ आप यानी चेक कर सकते हैं ये जर्नल फ्री है या पेड है, ठीक हो गया। अच्छा, ये लास्ट मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, साइड रेफरेंसेस ऑफ द सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर अपना पेपर पब्लिश करवाना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जर्नल में जो आप आर्काइव में जाएंगे, जब इसकी चेक करेंगे, हम चेक कर लेते हैं इसकी, जैसे स्पेशल इशू भी देख लेते हैं इसका कोई। जैसे अब ये कुछ आर्टिकल दिए हुए, आप कहते हो कि यार मेरी रिसर्च से रेलिवेंट है, तो अब इस आर्टिकल का इसको साइट कर दे अपने रिसर्च पेपर के अंदर। इससे भी बाद दफ़ा नहीं एज मिल जाता है, क्योंकि जितनी साइटेशन जर्नल की बढ़ती है उतनी उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है, तो इससे जर्नल को फ़ायदा होता है। तो अगर आपके पेपर में यानी कुछ 5-6 यानी ना उसी जर्नल के जिसमें आप पब्लिश करना चाह रहे हैं उसके रेफरेंसेस आपने ऐड किया है, साइट किया है, तो इससे भी यानी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो क्योंकि यानी जर्नल वाला को लालच होती है कि हमारे साइटेशन होगी तो हमारा इम्पैक्ट भी बढ़ेगा इससे, तो इसलिए यानी उसको प्रेफर करते हैं। तो कोशिश क्या करेगा, जिस जर्नल में पब्लिश करवा रहे हैं उस जर्नल के जो पेपर पब्लिश हुए हैं ऑलरेडी जो पब्लिश पेपर है उनके रेफरेंसेस अपने पेपर में ऐड कर दें, ठीक हो गया। इतना ज़्यादा तो नहीं सहज मिलेगा, लेकिन बाद जर्नल यानी इसका आज दे भी देते हैं, बाद नहीं भी देते। लेकिन ये मैंने एक चीज़ नोट किया है कि ना अक्सर देखा है कि कुछ जर्नल ऐसे है जो इसको यानी प्रेफरेंस देते हैं कि अगर उनके जर्नल्स के पेपर को साइड किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस देते हैं वो ना, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें थी जर्नल सेलेक्ट करते हुए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, ठीक है। तो जर्नल कैसे सेलेक्ट करते हैं, मास्टर लिस्ट में कैसे चेक करते हैं, ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके बाद टॉपिक के एलिमेंट आपने जर्नल कैसे सेलेक्ट करना है, जर्नल सेलेक्ट करते हुए क्या चीज़ें आपने देखनी है, जैसे एम एंड स्कोप के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। आर्काइव्स के बारे में बताया, जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर है उनको पढ़े आप, और फ्री और पेड पेपर ये कैसे आप चेक कर सकते हैं। और पेपर को अगर आपने सेट करना है जर्नल्स के मुताबिक तो उसकी ऑथर गाइडलाइंस देखे, ठीक है। या फिर जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हुए हुए डाउनलोड करके उसका देख ले स्टाइल क्या है। तो यूँ ऑथर गाइडलाइन से आप ये पेड है या फ्री ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या जर्नल्स पे हेडिंग दी होती है कि प्रोसेसिंग चार्जिंग कितने हैं, या फिर आप यानी ईमेल करके भी पूछ सकते हैं एडिटर से डायरेक्ट ना कि कितने चार्जेस हो गए, ठीक है। और अगर आप कोशिश करें कि 4-5 रेफरेंस यानी उसी जर्नल के जिसमें पब्लिश करवा रहे हैं उनके पेपर्स के साइड कर दें, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैक्सिमम लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।